Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 2, week 10. Last time we have been discussing about CSMSCA, जिसमें हमने पढ़ा था कि कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन अवॉइडेंस क्या होती है और कोलिजन को अवॉइड कैसे किया जाता है। इसमें कुछ चीज़ें जो लेटेस्ट बुक है आपकी पास फिफ्थ एडिशन, उसमें कुछ नहीं है तो वो मैं ऐड करना चाह रहा था ताकि उसको दोबारा देखें। उसमें ये RTS CTS जो है ये ऐड किया गया है और ये कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। पहले जरा हम इस डायग्राम को समझते हैं, इस वाली डायग्राम को जिससे आगे है ये जो इसकी मेन डायग्राम है ये वाली, ये कैसे काम करते हैं। उसके बाद फिर हम वापस चलेंगे बैक फ्लो डायग्राम पे। लेकिन सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल ये सोर्स ए है और डेस्टिनेशन बी है, अगर सोर्स ए ने बी को डाटा सेंड करना है तो सोर्स ए जो है वो RTS का मैसेज नहीं, उससे पहले वो DIFS जो है, जो इंटरफ्रेम स्पेस जो है टाइम उतना वो वेट करता है ए नोड ए। अच्छा, उसके बाद वो RTS का पैकेट भेजेगा। RTS का पैकेट जब वो डेस्टिनेशन को मिलता है बी को कि डाटा सेंड करना चाह रहा है नोड ए, तो वो एक SIFS यानी कि शॉर्ट इंटरफ्रेम जो स्पेस है उतना टाइम वो वेट करता है कि बिफोर सेंडिंग द पैकेट। तो हमने कहा था वो अगर मीडियम आइडल मिल भी जाए तब भी वो डाटा सेंड नहीं करता, बल्कि एक IFS टाइम वेट करता है, इंटरफ्रेम स्पेस जो है उतना टाइम वो वेट करता है। उसने यहाँ पे SIFS जो है टाइम वेट किया और उसके बाद CTS का पैकेट है। CTS मतलब RTS मीन्स रिक्वेस्ट टू सेंड और CTS मीन्स क्लियर टू सेंड। क्लियर टू सेंड के जब मैसेज आया तो उसके बाद फिर रिसीवर ये है सोर्स है, उसने फिर SIFS टाइम वेट किया और उसने उसके बाद डाटा को भेज दिया। अब जब डाटा को भेजा, डाटा भेजने के बाद जब सारा डाटा भेज दिया तो बी जो है आपका डेस्टिनेशन जो है रिसीवर, उसने फिर SIFS टाइम वेट किया और एक भेज दी कि डाटा मुझे सक्सेसफुली मिल गया है, एक का पैकेट। तो ये सारी चीजें हमने, एक चीज रह गई जो कि NAV है, नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर। ये क्या होता है? ये जो आपके पास यहाँ आपको नजर आ रहा है ये RTS का पैकेट, इसके अंदर बेसिकली वो साथ में ये भी सेंड करता है कि कितना जो है टाइम लगेगा इस डाटा को सेंड करने में। तो ये फॉर एग्जांपल लेट्स से 3 मिली सेकेंड लगते हैं, तो ये 3 मिली सेकेंड जो है बेसिकली वो लिख के भेजता है कि मुझे टाइम लगेगा डाटा सेंड करने के लिए, आई हैव डाटा सेंड। और फिर ये CTS के अंदर बताता है कि 3 मिली सेकेंड के लिए मैंने जो चैनल है वो A को दे दिया है। ठीक है जी बात, और अब कोई और यूज ना करें। तो हर एक के पास होता है नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर, यानी हर नोड D के पास भी, C के पास, B के पास, A के पास। तो हर नोड अपने नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर में लिख लेता है कि जो चैनल है वो अवेलेबल नहीं है फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम, इतने टाइम के लिए नेटवर्क में हमारे पास अवेलेबल नहीं है जो है चैनल। ठीक है जी बात, और वो उसको डिस्टर्ब नहीं करता ऑन गोइंग कम्युनिकेशन को। ये इसलिए होता है टू स्टॉप द नोड फ्रॉम sending data or stopping it to try to access the medium, इवन ट्राई भी ना करें वो। तो नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर को यूज करके हुए ये बेसिकली फायदा उठाया जाता है कि अब नोड जो है वो ट्राई करने से पहले भी चेक करते हैं कि हमारे पास क्या कोई नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर के अंदर कोई ऑन गोइंग कम्युनिकेशन तो इसमें रिकॉर्ड हुई हुई, यानी कि कोई इस वक्त कोई और डाटा सेंड कर रहा हो तो फिर ये डाटा सेंड नहीं करते, ना ही रिक्वेस्ट सेंड करते। इसी का फ्लो चार्ट है। ये वाली डायग्राम तो सेम है जो लास्ट टाइम देखी थी हमने, ये इसका फ्लो चार्ट है। इसमें वो चीज़ें ऐड हो गई है जो मैंने भी बात की है। तो अगर आप देखें यहाँ पर वही सबसे पहले वो कॉन्टिन्यूसली कैरेट को सेंस करेगा, जैसे उसे कैरेट फ्री मिला वो वेट करेगा फॉर IFS टाइम। ठीक है, और दिस टाइम ये DIFS होगा, बेसिकली सिर्फ IFS नहीं होगा, DIFS जो है इसकी वैल्यू थोड़ी सी बड़ी होती है SIFS के मुकाबले में। ठीक है जी बात, वो आपने देखी थी लास्ट टाइम, जो डायग्राम है हमने देखी है। उसके बाद वो एक R नंबर चूज करता है विच इज बिटवीन 0 and 2K-1, कोई भी एक नंबर चूज करेगा और फिर वो उतना जो है वो कंटेंशन विंडो, ये बेसिकली है कंटेंशन विंडो के लिए थोड़ा सा, अगर कंटेंशन है तो उसको अवॉइड कर दीजिए। फिर ये RTS सेंड कर देता है। सेंड करने के बाद वो एक सेट टाइमर करता है, सेट टाइमर यानी कि वेट करता है। अगर आप देखें RTS का जो जवाब आया था और वो क्या था जवाब, CTS। तो CTS के आने में टाइम लगेगा। अच्छा, कितना टाइम लगेगा उसके लिए टाइमर सेट कर लेता है। अगर उस टाइमर के एक्सपायर होने से पहले CTS आ जाए तो वो इसका मतलब है कि ठीक है रिक्वेस्ट आ गई, अगर ना आए तो इसका मतलब ये है कि कुछ गड़बड़ हो गई है और उसको दोबारा से ये सारी एफर्ट शुरू से करनी पड़ेगी। तो इसलिए क्या हो रहा है कि अगर आप देखिए सेट टाइमर किया और अगर ये यहाँ पे वो कह रहा है CTS रिसीव्ड बिफोर टाइम आउट ट्रू, अगर मिल गई है तो आगे चलेगा, अगर नहीं मिली तो वापस जाएगा और फिर वो K को इंक्रीमेंट करके और आगे ऑनवर्ड ट्राई करेगा।
इसमें जो है वो हम के की बात कर लेंगे थोड़ी देर बाद। तो बहरहाल हम कहते हैं कि लेट्स से सीटीएस उसको मिल गया, और वो फिर अगेन हमें याद है ना कि सीटीएस के बाद भी वो आईएफएस टाइम वेट करता है, और दिस टाइम ये बेसिकली एस आई एफ एस होगा। ये सिर्फ आई एफ एस है, ये आई एफ एस नहीं है। अगर उस डायग्राम के मुताबिक हम बात करें तो ये एस आई एफ एस होगा, ये शॉर्ट वैल्यू होगी एज कम्पेयर टू द प्रीवियस, जो यहाँ पे डी आई एफ एस कम टाइम वेट करेगा। और उसके बाद फ्रेम को सेंड कर देंगे। फ्रेम सेंड करने के बाद अगेन वो सेट टाइमर करते हैं कि फ्रेम जब वो सेंड करता है तो वहां से डाटा की भी तो एक्नॉलेजमेंट आती है। तो डाटा की एक्नॉलेजमेंट आने के लिए वो टाइमर सेट करता है। अगर एक जो है बिफोर टाइम आउट आ गई तो ये सक्सेस है, डाटा सही मिल गया। और अगर ना आई तो इसका मतलब है या तो डाटा लॉस हो गया या फिर एक्नॉलेजमेंट कहीं लॉस हो गई। दोनों केसेस के अंदर ये चीज रिसीवर जो सेंडर है वो अज्यूम करता है कि मुझे दोबारा से ये फ्रेम सेंड करना चाहिए। दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग एट द रिसीवर, ये वो अज्यूम कर लेता है। अच्छा आगे चलते। अब अगर अगर मसला है एक नहीं आई तो वो के में एक इंक्रीमेंट करता है और चेक करता है कि के की वैल्यू जो है लिमिट में एक्सीड तो नहीं कर गई। और हमें लास्ट टाइम देखा था कि ये के की वैल्यू क्या होती है, 15 होती है मैक्सिमम। ये 15 ट्राइज वो करेगा, और 15 ट्राई करने के बाद वो क्या करेगा, अबॉर्ट कर देगा सिस्टम के। अब मैं डाटा सेंड नहीं कर सकता, मुझे दोबारा से शुरू करना चाहिए। अच्छा, वेट फॉर टीबी। अच्छा जो वेट टीबी सेकंड, ये क्या है, यानी कि ये चेक करने के बाद एक टीबी सेकंड तक वेट करे, उसके बाद फिर दोबारा ट्राई करे। टीबी की वैल्यू क्या है ये भी हमने देखी थी। टीबी की जो वैल्यू है, टीबी दैट इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय, ठीक है जी बात, आर की वैल्यू ये आर है, आर मल्टीप्लाई बाय या तो टी पी से प्रोपेगेशन टाइम से इसको मल्टीप्लाई करते हैं आर को, या फिर आर को हम मल्टीप्लाई करते हैं आर मल्टीप्लाई बाय टी एफ आर, फ्रेम टाइम जो होता है आपका, बेसिकली फ्रेम ट्रांसफर टाइम जो होता है टी एफ आर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम ये निकाल सकते हैं। उसके बाद इतना वेट, ये तो हमने, ये चीज़ तो हमने लास्ट टाइम भी देखी थी और ये हम 2-3 दफ़ा देख चुके हैं कि इतना वेट करता है उसके बाद। तो आई होप ये सब समझ आ रहा होगा। अच्छा जी आगे चलते हैं। ये वो चीज़ें थी जो हमने डिस्कस नहीं की थी लास्ट टाइम, और ये आपके इसमें हिस्सा थी नई बुक में। तो ये अच्छी चीज़ है। इससे ज़रा अब हमें अंदाज़ा हो रहा है कि वो किस तरीके से क्वेरी को मैनेज करेगा। और सी टी एस आर टी एस सी टी एस मैकेनिज्म भी हमने इसमें देखी। तो आगे चलते हैं। अब आते हैं उस टॉपिक की तरफ जो हमने शुरू करना था, और वो था कंट्रोल्ड एक्सेस का टॉपिक जो हमने शुरू करना था, मेन टॉपिक थी आज। कंट्रोल्ड एक्सेस में ये है कि आपके पास स्टेशन आपस में कंसल्ट करते हैं विद वन अनदर बिफोर फाइंडिंग के विच स्टेशन विल सेंड। ठीक है, तो अ स्टेशन कैन नॉट सेंड अनलेस इट हैज ऑथराइज्ड बाय अदर स्टेशन। जब तक उसको ऑथराइजेशन नहीं मिलती वो सेंड नहीं करे। तो कंट्रोल्ड एक्सेस है, यहाँ पे डेफिनेटली एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी होगी। अच्छा, इसमें 3 टेक्निक हमने पढ़नी है, एक रिजर्वेशन है, एक पोलिंग है, और एक जो है टोकन पासिंग है। रिजर्वेशन में क्या होता है, इन रिजर्वेशन मेथड अ स्टेशन नीड टू मेक रिजर्वेशन बिफोर सेंडिंग डाटा। उसको रिजर्वेशन करनी पड़ती है डाटा सेंड करने से पहले। टाइम को हम डिवाइड कर लेते हैं इनटू इंटरवल्स। इन ईच इंटरवल अ रिजर्वेशन फ्रेम प्रोसीड्स द डाटा फ्रेम सेंट इन दैट इंटरवल। एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। जैसे कि ये है हमारे पास डाटा जो है वो इस मूवमेंट, तो सबसे पहले जो है वो एक ये वाला फ्रेम जाता है, सबसे पहले ये वाला फ्रेम। और ये होता है इसका नाम है रिजर्वेशन फ्रेम, जिसको मैंने भी हाईलाइट किया। ये है रिजर्वेशन फ्रेम। तो लेट्स से हमारे पास 5 नोड्स हैं जो हमारे नेटवर्क में मौजूद हैं, 1 2 3 4 5, जो डाटा सेंड करना चाहती हैं। तो रिजर्वेशन फ्रेम के अंदर अगर आप देखें, स्टेशन 1 ने, 3 ने और 4 ने रिजर्व करवाई है स्लॉट, लेकिन 2 और 5 ने नहीं कराई, बिकॉज उनके पास डाटा सेंड करने के लिए नहीं है। 1 3 और 4 के पास डाटा सेंड करने के लिए है, तो उन्होंने रिजर्व करवा ली। जब ये फ्रेम जाएगा और तमाम नेटवर्क में फैलेगा तो सबको पता चल जाएगा कि पहले डाटा जो है वो किसने सेंड करना है, सेशन 1 ने, फिर सेशन 3 ने, फिर 4 ने। ये इसका मतलब है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, इस फ्रेम के फौरन बाद डाटा सेंड करना शुरू कर देता है आपका सेशन 1। इस टाइम पे स्टेशन 3 और 4 डाटा सेंड नहीं करते, हालांकि उनके पास डाटा मौजूद है, बिकॉज उनको पता है कि उनकी बारी 1 के बाद आएगी और वो उसका इंतजार करते हैं। तो ये इसका फायदा है कि इस तरीके से आप कोलिजन को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है ये बात। अच्छा, ये फ्रेम सेंड किया और ये सब कर रहे हैं। उसके बाद ये पूरा एक फेज हो गया। तो ये बेसिकली आपके पास ये पूरा एक फेज यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ। ठीक है जी बात, ये पूरा एक फेज था।
इसको हम कहते हैं बेसिकली रिजर्वेशन इंटरवल भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। जो नेक्स्ट आपके पास इंटरवल है वो, उसमें फिर फ्रेम जाएगा नया, उसमें सिर्फ वन ने रिजर्व किया, यानी इसको कि बाकी किसी के पास डाटा सेंड करने नहीं था, तो सिर्फ वन ने डाटा सेंड किया और ये इंटरवल यहाँ पे एंड हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट फ्रेम आया उसमें सबका जीरो है, मतलब किसी के पास डाटा सेंड करने के लिए नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इस मैकेनिज्म के अंदर ये जो फ्रेम होता है आपका, जो जिसको आप कहते हैं रिजर्वेशन फ्रेम, यहाँ लिखा भी हुआ, ये लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। ये हर एक इंटरवल के बाद सेंड किया जा रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास टेक्निक हमें डिस्कस करनी है, ये तो थी रिजर्वेशन। और नेक्स्ट जो हमारे पास टेक्निक है वो है पोलिंग मेथड। अच्छा, पोल के अंदर क्या होता है कि दो चीजें होती है, मैं आपको ये भी डायग्राम से समझाता हूँ। दो चीजें होती है, एक प्राइमरी होता है और सेकेंडरी होती है, ठीक है जी। बस प्राइमरी में होता है और सेकेंडरी होता है। मैं जरा इसको जरा तेज चला रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। प्राइमरी और सेकेंडरी, तो एक प्राइमरी कंट्रोलर होता है जो कि आपके पास सेकेंडरी के दरमियान में कम्युनिकेशन करवाता है। अगर किसी सेकेंडरी डिवाइस में डाटा सेंड करना है तो वो पहले उसको प्राइमरी को सेंड करती है और फिर प्राइमरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग द डाटा। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें जिसमें पोल लिखा हुआ है, तो दो तरह के मैसेज यूज करता है प्राइमरी, एक पोल मेथड और एक सिलेक्ट मेथड। पोल मेथड जब प्राइमरी किसी को भेजता है तो बेसिकली वो उसको पूछता है कि डू यू हैव डाटा टू सेंड। तो अगर आप देखें प्राइमरी ने ए को पूछा, पोल किया उसको, उसने जवाब दिया नैग, मतलब नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, मतलब डाटा सेंड करने के लिए नहीं है। फिर उसने बी को पूछा, तो बी ने जवाब में कहा यस, तो बी बजाय जवाब में एग कहने के वो डाटा ही सेंड करता है, हाँ ये है डाटा जो मैंने सेंड किया। अब इसमें साथ वो बता देता है कि ये डाटा मैंने किसको सेंड करना था, ए को सेंड करना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अगर बी ने ए को डाटा सेंड करना है तो वो प्राइमरी को दे देता है, प्राइमरी फिर ए को भेजेगा डाटा, समझा रही है बात। सो ये, और उसके बाद प्राइमरी एग भेज रहा है कि हाँ तुम्हारा डाटा मुझे मिल गया। इस तरफ क्या है कि प्राइमरी को अब डाटा मिल गया है जो उसने सेंड करना है किसी नोड को जिसके बारे में कहा गया था। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से प्रीवियसली जो है वो नोड बी को कहा गया था कि डाटा सेंड कर दे। तो सबसे पहले प्राइमरी जो है वो बी नोड को सिलेक्ट का मैसेज भेजता है कि मैं डाटा सेंड कर रहा हूँ। अच्छा, जब बी ने डाटा सेंड करना है, प्राइमरी ने डाटा सेंड करना है, तो उसको पता है कि मीडियम अवेलेबल है, इसलिए वो बेसिकली क्या करता है, किसी वक्त भी पैकेट भेज सकता है, तो क्योंकि उसको पता होता है कि ये मीडियम अवेलेबल है या नहीं। तो इसलिए प्राइमरी ने सिलेक्ट का मैसेज भेजा और दूसरों को बताया कि इस वक्त मैं सिर्फ डाटा सेंड कर रहा हूँ, कोई और मुझे डाटा सेंड अपना ना करे, बिकॉज मैं ऑलरेडी जो मैंने किसी का डाटा रिसीव किया था वो मैं सेंड कर रहा हूँ, इस दौरान वो कॉल नहीं करेगा। तो कोई भी नोड उस वक्त तक डाटा अपना जो है वो प्राइमरी को सेंड नहीं करेगी जब तक प्राइमरी कॉल ना करे। अच्छा, अब जब प्राइमरी को डाटा मिल गया तो उसने क्या किया, सबसे पहले सिलेक्ट का मैसेज भेजा कि जी मैं आपको डाटा सेंड कर रहा हूँ जो मुझे रिसीव हुआ है, और फिर इसने कहा यस, एक्नॉलेजमेंट किया कि हाँ जी आई कैन रिसीव डाटा, और फिर इसने प्राइमरी ने वो डाटा जो उसने रिसीव किया था फ्रॉम एनी अदर नोड वो इसको सेंड कर दिया, और फिर वो एक आ गई कि हाँ डाटा मुझे रिसीव हो गया। तो ये है जी टेक्निक पोलिंग की। इसमें अगर आप देखें इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि अगर बी ने ए को डाटा भेजना है तो क्या होगा, बी पहले अपना डाटा ए को भेजेगा, सॉरी प्राइमरी को भेजेगा, और फिर प्राइमरी वो डाटा किसको भेजेगा जी, ए। ये प्राइमरी के थ्रू होगी सारी कम्युनिकेशन। हालांकि ये साथ साथ कनेक्टेड हैं, ये एक दूसरे को अपना डाटा डायरेक्ट नहीं भेज सकते। पोलिंग मेथड के अंदर ये बी पहले एक प्राइमरी को भेजेगा और प्राइमरी फिर जो है उसको ए को भेजेगा, और वाइस वर्सा। अगर ए ने बी को भेजना है तो ए पहले प्राइमरी को भेजेगा और फिर जो है प्राइमरी उस डाटा को बी तक पहुंचाएगा। दिस इज इम्पोर्टेंट इन दिस टेक्निक है, यहाँ पर प्राइमरी के थ्रू हो रहा है जो भी है। ठीक है बात। नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मेथड जो है वो है टोकन पासिंग। अच्छा जी, गुलाम मुर्तजा का सवाल है जी, गुलाम मुर्तजा पूछे। सर प्राइमरी को पहले प्राइमरी में जो प्राइमरी है एक को नहीं जी भेज सकता? क्या चीज, देखें डाटा जो है वो सेंड करने के लिए बी के पास है, तो बी के पास डाटा है तो बी ने पहले वो डाटा ए को दे दिया, सॉरी प्राइमरी को दे दिया, और फिर प्राइमरी ए को भेजेगा। इंपॉर्टेंट बात ये है, ये बी डायरेक्ट ए को नहीं भेज सकता क्योंकि यहाँ पे जो मैकेनिज्म है वो प्राइमरी, इसको बेसिकली पोलिंग मेथड कहते हैं ना, हमने जो यहाँ पे मीडिया एक्सेस की टेक्निक रखी है पोलिंग मेथड।
कि हमने दरमियान में एक सेंट्रल अथॉरिटी रखी है जिसको पता है कि कब किसको डाटा सेंड करना है, और वही पूछता है कि हाँ जी आपके पास डाटा है सेंड करने के लिए, अगर आपके पास है तो आप उसको डाटा दे देते हैं और फिर बता देते हैं कि ये डाटा आप फलाने। तो ये एक किस्म का आपका मेन कंट्रोलर है नेटवर्क का, जो सारा डाटा रिसीव करता है और फिर उसको भेजता है। यानी कि इसकी एक्टिविटी कुछ ज़्यादा है, लेकिन हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि ये टेक्निक इतनी अच्छी नहीं है। आप खाम खा जो है वो हर डाटा दो दफ़ा पहले उधर जा रहा है फिर उधर जा रहा है, तो ये तो मतलब इस तरह डाटा जो है वो नेटवर्क में दो दफ़ा आपको नेटवर्क के ऊपर ट्रैवल करना पड़ा, तो दो दफ़ा ट्रांसमिट करना पड़ा। तो ये इसमें बात बिल्कुल ठीक है कि हाँ इसमें ये वाले ड्रॉबैक हैं। तो हर टेक्निक के ड्रॉबैक भी होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं। सर ये फिर ए और बी जो है सेकेंडरी हैं दोनों, हाँ ए और बी दोनों सेकेंडरी तो हैं और मतलब प्राइमरी। पहले स्टार्ट सेकेंडरी से होगा? पहले ये होगा नहीं, ऐसे नहीं होता। मैं क्लियर करूँ, सबसे पहले ये होता है कि प्राइमरी पूछता है सेकेंडरी से कि डू यू हैव डाटा टू सेंड। अब देखें ना यहाँ पे उसने पोल किया ए को और पूछा कि आपके पास डाटा है सेंड करने के लिए। पोल का मतलब है पूछना कि आपके पास डाटा है सेंड करने के लिए। तो जवाब क्या आया, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, यानी डाटा नहीं है सेंड करने के लिए। तो ठीक है, यानी कि ए ने प्राइमरी को कोई डाटा नहीं दिया, ए के पास कोई डाटा सेंड करने के लिए नहीं था। फिर उसने पूछा बी से कि डू यू हैव डाटा टू सेंड। प्राइमरी ने पोल किया बी को, बी ने कहा यस और साथ ही वो डाटा भेज दिया जो उसने देना था। और फिर प्राइमरी ने एक भेजी कि हाँ आपका डाटा मुझे मिल गया। यानी प्राइमरी ने पूछा तो बी ने अपना डाटा प्राइमरी को भेज दिया, प्राइमरी के पूछने पे दिया। अच्छा, जब तक प्राइमरी नहीं पूछेगा बी अपना डाटा अपने पास रख के बैठा रहेगा और नहीं सेंड करेगा, जब पूछेगा तब भेजेगा। अच्छा, बी ने डाटा असल में तो प्राइमरी को नहीं देना था, बी ने तो कहा कि ये डाटा बेसिकली ए तक पहुंचा दो, और ये बात उसने यहाँ पर लिख के भेज दी होगी इसमें डाटा के साथ कि ये डाटा जो है उसे ए को मिले, ए को मिले, ए को भेज दो। अब प्राइमरी उसके बाद क्या करेगा, प्राइमरी उसके बाद ये वाला काम करेगा सारा जो यहाँ लिखा हुआ है ये वाला। तो लेट से मैं कहता हूँ कि ये नोड है बी, ऊपर गलत कर देते हैं इस वजह से, और ये नोड है ए फॉर एग्जाम्पल लेट से। तो वो ए को सिलेक्ट करेगा, पहले कहेगा जी आपके लिए डाटा आया है और ये आप डाटा रिसीव कर लें, मैं डाटा सेंड कर रहा हूँ। और फिर ये कहेगा एक्नॉलेजमेंट, हाँ जी आई एम रेडी टू रिसीव, और फिर वो ए को वो डाटा भेज देगा। यानी अब क्या हो रहा है, अब वो जो उसने बी से डाटा रिसीव किया था वो ए की तरफ भेज रहा है दूसरे फेज। ठीक है जी बात, और ये डाटा वहाँ पे सेंड हो, ये होता है। प्राइमरी खुद पूछता है कि डाटा सेंड करना है, वो कहेगा हाँ जी तो डाटा दो, वो डाटा दे देता है। और फिर वो डाटा जिस नोड को भेजना होता है उस नोड को प्राइमरी ही खुद भेजता है। तो सेकेंडरी आपस में डायरेक्ट बात नहीं करते। ठीक है जी बात, प्राइमरी आपस में डायरेक्ट बात नहीं करते, वो उनको मना किया गया कि आपको डायरेक्ट बात नहीं करनी है। आगे चलते हैं, टोकन पासिंग। टोकन पासिंग एक थर्ड टेक्निक है जो हमने देखनी है इसमें। ये देखें कंट्रोल्ड एक्सेस है, इस टेक्निक का नाम ही देखें हमने पढ़ा था ना शुरू में, ये कंट्रोल्ड एक्सेस है। कंट्रोल्ड एक्सेस का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये नहीं है कि जो मर्जी जब मर्जी चाहे डाटा भेज दिया, कंट्रोल्ड एक्सेस। और आपस में एक सीक्वेंस होगा उसके मुताबिक डाटा भेजा जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा था कि रिजर्वेशन में तो एक फ्रेम होता है जिसकी मदद से कंट्रोल किया जाता है, और पोलिंग के अंदर एक प्राइमरी होता है जिसकी मदद से कंट्रोल किया जाता है। और अब हम थर्ड टेक्निक देखते हैं जिसका नाम है टोकन पासिंग। अच्छा, टोकन पासिंग की जो टेक्निक है ये ज़्यादातर रिंग टोपोलॉजी में इस्तेमाल होती है। और कैसे वर्क करती है जी, इसमें एक लॉजिकल लिंक बेसिकली नोड्स के दरमियान में बना लिया जाता है, और एक पैकेट होता है जिसका नाम होता है टोकन। एक खास पैकेट होता है जिसका नाम होता है टोकन। वो टोकन यानी कि वो पैकेट जिसके पास होगा वही अथोराइज है डाटा सेंड करने के लिए, और कोई अथोराइज नहीं है वो डाटा सेंड नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंट बात ये। तो ये है फिजिकल लिंक, जिसे हमने देखा था फिजिकल लिंक है। असल में वो जो नोड्स हैं वो रिंग की फॉर्म में ही कनेक्टेड हैं तारों के साथ। यहाँ पे जो डुअल रिंग है इसके अंदर क्या है कि बेसिकली अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था जब हम रिंग टोपोलॉजी पढ़ी थी कि रिंग टोपोलॉजी में डाटा एक ही तरफ ट्रेवल करता है, इसलिए एरो के निशान लगे हुए हैं कि अगर वन ने डाटा थ्री को भेजना है तो वो डायरेक्ट नहीं भेज सकता, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ डाटा जो है वो वन से टू की तरफ है, टू से फोर के पास आएगा, फिर फोर से वो डाटा थ्री तक पहुंचेगा, तो ये लंबा रास्ता है। हालांकि वो वन से थ्री जा सकता था। इस काम के लिए फिर हम क्या करते हैं, डुअल लिंक कर लेते हैं कि ताकि दोनों तरफ डाटा बहुत डायरेक्शन में ट्रेवल कर सके। इसलिए आप देखें डी डायग्राम में आपको डुअल लिंक दिखाया है। ठीक है, ये फिजिकल है। ऐसा भी हो सकता है कि टोपोलॉजी जो है वो बस हो, ये बस लिंक कहा गया कि टोपोलॉजी क्या है, वो बस है, लेकिन उस पर एक लॉजिकल लिंक बना दिया गया कि टोकन पहले किसके पास होगा, वन के पास, वन सेंड करेगा, उसके बाद टोकन किसके पास जाएगा, टू के पास, टू सेंड करेगा,
फिर टोकन किसके पास जाएगा, 4 के पास, 4 सेंड करेगा, फिर टोकन किसके पास जाएगा, 3 के पास, और वो 3 सेंड करेगा। तो कनेक्टेड अगर देखें आप बेसिकली फिजिकली तो वो एक बस टोपोलॉजी में कनेक्टेड है, लेकिन लॉजिकली क्या है, वो एक रिंग टोपोलॉजी है। तो टोकन पासिंग जो है हमारे पास मैकेनिज्म, इसके लिए लॉजिकल रिंग होना तो लाजमी है, फिजिकल रिंग बेशक ना हो, लेकिन लॉजिकल रिंग हो। फिजिकल रिंग हो तो अच्छी बात है, तो उसमें लॉजिकल तो फिजिकल और लॉजिकल दोनों मौजूद होंगे। लेकिन अगर फिजिकली वो रिंग नहीं है, फिजिकली वो बस है, तो लॉजिकली कम अज कम उसको रिंग होना चाहिए। यानी क्या मतलब इस बात का, मतलब ये है कि वो टोकन पासिंग करेंगे कि पहले नोड 1 सेंड करेगी, उसके पास वो होगा फ्रेम जिसको टोकन हम कहते हैं। जो डाटा सेंड कर चुकी होगी तो वो अपना फ्रेम पास कर देती है टू द नेक्स्ट नोड। ठीक है, जो अगली नोड होती है उसे कहते हैं सक्सेसर, और जो पिछली नोड होती है उसे कहते हैं प्रीडिसेसर। तो अगर हम बात करें, टू जो नोड है उसका सक्सेसर 4 है, यानी कि 2 के बाद 4 सेंड करेगा, और 2 का जो प्रीडिसेसर है वो है 1, यानी कि 2 से पहले 1 ने डाटा सेंड किया था। तो बेसिकली इसमें ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये ऑर्डर कभी वायलेट नहीं होता। ठीक है, टोकन इस तरह रिंग की फॉर्म के अंदर जो है वो बेसिकली ट्रेवल करता रहेगा, बेशक वो टोपोलॉजी कनेक्टेड बस टोपोलॉजी में। नेक्स्ट आगे चल रहे हैं। अच्छा, ये स्टार टोपोलॉजी एक स्विच लगा के भी कर सकते हैं कि आपके पास एक स्विच है और उसके साथ ये 4 नोड कनेक्टेड है। तो वही बात है, टोकन पास होगा असल में, वो टोकन पहले 1 के पास है, उसके बाद वो 2 को जाएगा, फिर 4 को जाएगा, फिर 3 को जाएगा, फिर 1 को आ जाएगा, बेसिकली लॉजिकल। तो हम कह सकते हैं कि जो डायग्राम सी एंड डी है उसमें तो लॉजिकल रिंग है, और जो ए और बी है उसमें फिजिकल रिंग है, लेकिन ये सब वो टोकन पासिंग वाला काम कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है चैनलाइजेशन। चैनलाइजेशन के अंदर जो टेक्निक है इंपॉर्टेंट वो ये है कि ये हमने इसमें पढ़ी भी हुई है। एक है TDMA, FDMA और CDMA। अच्छा, अगर आप गौर करें तो यहाँ पे लफ्ज MA आ रहा है एंड पे। इससे पहले जो हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था, जब हमने मल्टीप्लेक्सिंग की टेक्निक पढ़ी थी, तो वहां पे हमने क्या कहा था, TDM, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, FDM, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो वो मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक थी, और ये क्या है, ये मीडिया एक्सेस या मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है FDMA, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, और TDMA यानी कि टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, और CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो बेसिकली ये है यहाँ पे, ये इसकी टेक्निक है 3, ये हमने देखना है चैनलाइजेशन के जरिए। अच्छा, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है कि जो आपके पास अवेलेबल बैंडविड्थ है उसको हम डिवाइड कर देते हैं इनटू स्मॉलर पीसीज, यानी कि, और फिर हर एक बैंड, उन पीस को हम बैंड कहते हैं इनटू स्मॉलर बैंड्स, और हर एक जो है यूजर उसको हम एक बैंड असाइन कर देते हैं, वो उसी में डेटा सेंड करता है। इस एग्जांपल FM रेडियो, AM रेडियो की तरह, ये पूरा एक FM रेडियो का पूरा एक FM का बैंड होता है, लेकिन हर चैनल को एक खास फ्रीक्वेंसी एलोकेट की जाती है। इस तरह अगर आप देखें, FM जो है 99 वो अलग है, FM 100 अलग है, 101 अलग है, 106.2 अलग है, 91 अलग है, FM 90 अलग है, 86 अलग है। तो कहने का मतलब ये, अब असल जो बैंडविड्थ है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो 86 से लेके 106 107 तक है। इसके दरमियान में जो बेसिकली जो पूरी फ्रीक्वेंसी थी, इसको डिफरेंट बैंड्स में डिवाइड किया गया, और हर बैंड एक चैनल को असाइन कर दिया गया, और हर जो चैनल है जो कि हमारा रेडियो का चैनल है, बेसिकली जो यूजर है बेसिकली वो उसी में डाटा सेंड करता है, उसी को यूज करता है। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन में क्या होता है कि अवेलेबल बैंडविड्थ जो है उसको हम यहाँ पर यूज करते हैं, ब्रेक करते हैं इनटू स्मॉलर। अच्छा, ये एग्जांपल है इसकी। तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी, ये आपके पास इतनी फ्रीक्वेंसी, इतना इतना बैंड आपके पास अवेलेबल था, आपने इसके 4 हिस्से किए। ब्लू वाला आपने स्टेशन 1 को दिया, और ऑरेंज वाला स्टेशन 2 को दिया बैंड, और फिर जो व्हाइट कलर का है वो आपने स्टेशन 3 को दिया, और येलो वाला जो है आपने स्टेशन 4 को दे दिया। तो अगर आप देखें, स्टेशन 1 जो है वो सेंड करेगा डेटा ऑल द टाइम यूजिंग फ्रीक्वेंसी जो भी यहाँ पे है। तो लेट्स से ये फ्रीक्वेंसी जो है इसका नाम हम कहते हैं F1 है। F1 जो फ्रीक्वेंसी है ये वो यूज करके हमेशा अपना डेटा सेंड किया करेगा, और ये जो फ्रीक्वेंसी है F2 है, ये F2 फ्रीक्वेंसी यूज करके डेटा सेंड करेगा। ये F3 है, तो स्टेशन 3 जो है हमेशा वो F3 फ्रीक्वेंसी यूज करके अपना डेटा सेंड करेगा। और ये F4 है, ये स्टेशन 4 जो है वो हमेशा F4 फ्रीक्वेंसी को यूज करके वो डेटा सेंड करेगा। ये ठीक है जी बात। अगर हम इस डायग्राम कॉमन चैनल में देखें, अगर हम चैनल को देखेंगे ऑल द टाइम, तो हमें लगेगा कि जिस तरह हर एक चैनल जो है अपना अपना डेटा अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी पे सेंड कर रहा है। स्टेशन 1 जो है वो F1 पे सेंड कर रहा होगा, F2 पे ये सेंड कर रहा होगा, F3 पे ये स्टेशन 3 सेंड कर रहा होगा, और F4 के ऊपर आपका ये जो चैनल स्टेशन 4 है वो सेंड कर रहा होगा।
तो कहने का मतलब यह है कि आपकी जो कंप्लीट बैंडविड्थ थी फ्रॉम F1 टू F4 वो सारी की सारी इस्तेमाल हो रही है, लेकिन ये है कि उसके अंदर बैंड बने हुए हैं और हर बैंड हमने डिफरेंट, बेसिकली हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया अमंग डिफरेंट चैनल्स या डिफरेंट स्टेशंस, और वो हमेशा उसी फ्रीक्वेंसी को यूज करके डेटा सेंड करते हैं। ये है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब ये उससे डिफरेंट कैसे है जो हमने देखी थी लास्ट टाइम, जिसको हमने कहा था फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में अगर आपको याद हो तो हमने ये कहा था कि बेसिकली हमारे पास एक हाई फ्रीक्वेंसी चैनल है, एक हाई फ्रीक्वेंसी अवेलेबल, आगे जो हमारे पास अवेलेबल ये जो लिंक है ये एक हाई फ्रीक्वेंसी का है, इसकी बैंडविड्थ ज़्यादा है, ठीक है। और जो इनपुट के ऊपर है वो स्मॉल फ्रीक्वेंसी वाले, स्मॉल लोड वाले या स्मॉल बैंडविड्थ वाले सिग्नल हैं जो कि इनपुट के। तो होता क्या है कि हम बेसिकली वहाँ पे मल्टीप्लेक्स कर रहे थे कि इन सारे यूजर्स को एक चैनल के ऊपर लेके आ रहे थे, ऐसे ही है ना। और हमने क्या किया था कि इसकी जो बैंडविड्थ थी उसको हमने बिल्कुल ऐसे ही डिवाइड किया था, ऐसे ही बैंड्स में डिवाइड किया था, और हर एक यूजर को हमने वो एक हिस्सा या टुकड़ा जो बन रहा है वो टुकड़ा हमने उसको असाइन कर दिया था, ये टुकड़ा किसी और को दिया, ये किसी और को दिया, ये किसी और को दिया, ये किसी और को, इस तरह। तो ये हो जाता, ये चीज हो रही थी कहाँ पर जी, आपके पास चैप्टर नंबर 6 में जहाँ देखा था हमने मल्टी, तो ये है मल्टीप्लेक्सिंग, यानी लो लोड वाले जो बस जो इनपुट थी उनको आपने एक हाई बैंडविड्थ वाले लिंक के ऊपर मल्टीप्लेक्स कर दिया, ठीक है जी बात। और उसके अंदर ये मल्टीप्लेक्सर का सर्किट भी इस्तेमाल हो रहा है, ये जो आपको एरो नजर आ रहा है, ये वाला जो एक ट्रायंगल शेप में आपको नजर आ रहा है, ठीक है। देखिए ये मल्टीप्लेक्सिंग नहीं है, ये है आपके पास मल्टीपल एक्सेस, यानी आपकी जो लेयर 2 है वो लेयर 1 को हमेशा बताएगी, डाटा लिंक लेयर फिजिकल लेयर को बताएगी कि आपने जो पैकेट तैयार करना है वो हमेशा इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर करना है, और फिर उस फ्रीक्वेंसी पे डाटा को सेंड करता रहेगा। तो यानी कि हर हर स्टेशन खुद अपनी जिम्मेदारी के ऊपर वो फ्रेम तैयार कर रहा है उस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर, और फिर वो चैनल जो है उसमें वो कैपेसिटी है और चैनल उसको सेंड कर रहा है। तो मल्टीप्लेक्स करने की आपको जरूरत पेश नहीं आ रही, खुद से अलग से मल्टीप्लेक्सिंग नहीं हो रही इसके अंदर जिस तरह वहां हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे कोई फिजिकली जो है वो कोई मल्टीप्लेक्सिंग का वो मैकेनिज्म नहीं होगा, ठीक है, जिस तरह वहां था। तो ये बेसिकली यहाँ पर जो है ये मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है, जो नहीं है, ये बेसिकली मीडिया एक्सेस टेक्निक है, मीडिया एक्सेस मेथड भी कह सकते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट वो है TDM, सारी बता TDM है, टाइम डिवीजन। इसमें हम क्या करेंगे, टाइम डिवाइड करेंगे। तो एग्जांपल समझते हैं, डायग्राम जो आपके पास अवेलेबल बैंडविड्थ थी वो सारी की सारी आपने दे दी किसी एक सेशन को, लेकिन उसको आपने टाइम बाउंड कर दिया कि आपने डाटा जो सेंड करना है वो सिर्फ T1 टाइम के लिए कर। तो यहाँ पे टाइम स्लॉट्स है, इसको T1 स्लॉट दे दी, इसको T2 दे दी, इसको T3 दे दिया हमने, इसको T4 दे दिया हमने। तो अगर आप कॉमन चैनल को देखें ऑल द टाइम तो आपको लगेगा कि सेशन 1 ने सेंड किया 41 टाइम, सेशन 2 ने सेंड किया 42 टाइम, और सेशन 3 ने सेंड किया 43 टाइम, ठीक है जी बात, और सेशन 4 ने सेंड किया 44 टाइम। तो अब हर स्टेशन हर वक्त सेंड नहीं कर रहा, बल्कि एक खास वक्त में सेंड कर रहा है, इस वक्त में ही सेंड करेगा। अब अगर आप देखें इस दौरान यहाँ से लेके यहाँ तक सेशन 1 के पास डाटा था सेंड करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर सकता बिकॉज उसकी बारी नहीं है। तो बेसिकली टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर बारियां लगी हुई है। अच्छा, यहाँ भी बिल्कुल वही बात है जिस तरह हमने पहले की थी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के बारे में, कि चैप्टर 6 से इसका डिफरेंस भी है कि वहां पे चैप्टर 6 में जो है, जो हमने TDM देखा था, वहां पे वो ये था कि वो कंबाइन करता है स्लोवर चैनल को और एक हायर फास्टर चैनल के ऊपर, लेकिन फास्टर चैनल जो है वो लोअर चैनल वाले को थोड़े टाइम के लिए देता है, ठीक है जी बात। ये हमने बड़ी तफसील से वहाँ बात की थी कि जो कंप्लीट बैंडविड्थ मिल जाती है इनपुट को फॉर अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ टाइम मिल जाती है, ठीक है। वहाँ पर तो ये था, और वहाँ पे फिजिकल मल्टीप्लेक्सर भी था जो कि इंटरलीव करता था डाटा को। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें, जो डाटा लिंक लेयर है वो बताती है फिजिकल लेयर को कि अपनी टाइम स्लॉट ही आपने खुद यूज करनी है, और उससे पहले आपने डाटा नहीं भेजना, ना उसके बाद भेजना।
तो देयर इज नो फिजिकल मल्टीप्लेक्सर एट द फिजिकल लेयर फॉर दिस थिंग। तो यहाँ पे मल्टीपल एक्सेस टेक्निक को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई मल्टीप्लेक्सर फिजिकल लेयर पे नहीं है, बल्कि डाटा लिंक लेयर ही बता देती है फिजिकल लेयर को कि डाटा आपने सेंड करना है ओनली फॉर दिस स्लॉट T1, क्योंकि हमें ये मिली हुई है बस। ठीक है जी बात। तो कोई, तो इसका मतलब ये है कि फिजिकल लेयर डाटा कभी भी T1 स्लॉट के अलावा सेंड नहीं करेगी, ये इसका मतलब है। ठीक है। लेकिन अगर आप देखें मल्टीप्लेक्सिंग में क्या है, मल्टीप्लेक्सिंग में जो इनपुट थी वहां पे सोर्स को नहीं बताया गया था कि आपने डाटा कब कब सेंड करना है। वो तो मुसलसल डाटा सेंड कर रहे थे, अगर आपको याद हो, वो तो मुसलसल डाटा सेंड कर रहे थे। आपका फिजिकल मल्टीप्लेक्सर लगाया हुआ था जो एक टाइम टी के लिए उनका डाटा कलेक्ट करता था, उसके बाद उनको कंबाइन करके मल्टीप्लेक्स करता था ओवर द हाई बैंडविड्थ चैनल। तो अगर आपको वो याद हो, हमने बात की तब। तो वहां पे और यहाँ पे ये डिफरेंस है कि यहाँ वहां पे फिजिकल मल्टीप्लेक्सर थे, यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे डाटा लिंक लेयर जो है वही बताती है फिजिकल लेयर को कि आपने कब सेंड करना है, कितनी देर के लिए सेंड करना है, और कौन सी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो अपने बैंड को यूज करना है, कौन सी फ्रीक्वेंसी बैंड को आपने यूज, ये सारी बातें डाटा लिंक लेयर ने फिजिकल लेयर को बतानी है। और यहाँ पे मकसद क्या है कि आपका एक लोअर बेसिकली बैंडविड्थ वाला जो सिग्नल है, जो वहाँ पे जो था, वहाँ पे बेसिकली फिजिकल लेयर जो था जब हमने पहले पढ़ा था, वहाँ पे तो मकसद ये था कि एक लोअर बैंडविड्थ वाला जो सिग्नल है उसको हायर बैंडविड्थ वाले सिग्नल के ऊपर, चैनल के ऊपर उसको मल्टीप्लेक्स करना। लेकिन यहाँ फोकस ये नहीं है, यहाँ फोकस क्या है, यहाँ फोकस ये है कि आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्स है, जो बैंडविड्थ हाई है, उसको कैसे एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है। और उसके लिए आप इनपुट पे जो आप जो यूजर है, सॉरी यहाँ पे जो मकसद है वो मल्टीपल एक्सेस है, कि मीडिया को एक्सेस करना, कि हम डाटा कब सेंड करें, ये अहम बात है। टाइम पे करें, और अगर जब सेंड करें तो किस फ्रीक्वेंसी पे करें, ये चीज़ हमें पहले से मालूम होगी, क्योंकि हमने इसके लिए टाइम स्लॉट रिजर्व करवाई हुई है, और वो स्लॉट हमें पहले से पता है, और वो फ्रीक्वेंसी हमें एलोकेटेड है, वो फ्रीक्वेंसी भी हमें पहले से पता है। तो हम हर वक्त डाटा सेंड नहीं करेंगे, हम किसी टाइम स्लॉट में करेंगे, और वो टाइम स्लॉट डाटा लिंक लेयर को पता होगी, तो वो फिजिकल लेयर को बताएगी कि आपने इस टाइम पे डाटा सेंड करना है और इस फ्रीक्वेंसी पे करना है। ये अहम बात है इन दोनों टेक्निक्स। अब जो आगे टेक्निक हम पढ़ेंगे मल्टीपल एक्सेस की, वो है मीडिया एक्सेस की या मल्टीपल एक्सेस, वो है CDM, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये टेक्निक जो है बेसिकली, ये टेक्निक पहले बनाई गई थी, बहुत पहले, लेकिन तब इतनी एडवांसमेंट नहीं थी इलेक्ट्रॉनिक जो टेक्नोलॉजी के अंदर, जिसकी वजह से ये टेक्निक इतनी मतलब इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं था। अब एडवांसमेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक जो है बेसिकली टेक्नोलॉजी की वजह से ये अब फाइनली पॉसिबल हो गया कि हम इम्प्लीमेंट कर सकें इस टेक्निक को भी। तो ये जो टेक्निक है, ये FDM और TDM इन दोनों के बेनिफिट्स को कंबाइन करती है और उनके जो ड्रॉबैक्स को दूर करती है। यानी अगर आप देखें TDM के अंदर क्या है, एक नोड अपनी फिक्स स्लॉट के अंदर डाटा सेंड करती है, ऑल द टाइम नहीं कर सकती। लेकिन आप CDMA के अंदर कोई भी नोड कैन सेंड एनी टाइम, मतलब ऑल द टाइम, यानी कि TDM उसमें टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग नहीं हो रही, बल्कि वो हर वक्त सेंड कर सकती है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में क्या था कि हर नोड एक खास फ्रीक्वेंसी को यूज करके डाटा सेंड कर सकती है, सारी फ्रीक्वेंसीज को वो पूरी बैंडविड्थ को यूज नहीं कर सकती। लेकिन हम देखेंगे कि कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के अंदर वो डाटा जो है वो तमाम चैनलों की बैंडविड्थ को फुल, हर स्टेशन मतलब तमाम स्टेशन फुल बैंडविड्थ को यूज कर सकते हैं। अब सारी बात है, ये तो क्वेश्चन है कि अगर हर स्टेशन एक ही वक्त में फुल बैंडविड्थ यूज कर रहा है तो वहां पे तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, वहां तो कोलिजन हो सकती है। तो बेसिकली यही जो टेक्निक है, इसकी खासियत ये है कि ये सबको अलाउ भी करती है कि सब साइमल्टेनियस सेंड करें, और कोलिजन भी नहीं हो सकती। अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है, इसके लिए हम इस टेक्निक को जरा तफसील से पढ़ते हैं, ठीक है जी बात, और देखते हैं कि ये टेक्निक हमें क्या कहेगी। तो CDMA जो है, इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए एक एनोलॉजी है, जो कि अगर हम समझ लें तो हमें ये टेक्निक समझना आसान हो जाएगी। वो ये है कि अगर किसी कमरे के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हों एक ही कमरे में, और अगर कोई से दो लोग एक ऐसी लैंग्वेज में बात करें जो बाकी किसी को समझ ना आए, फॉर एग्जाम्पल दो लोग जो है वो इंग्लिश में बात करते हैं, और इंग्लिश जो है वो बाकी कमरे में मौजूद लोगों को नहीं आती, तो दे कैन टॉक प्राइवेटली, जितनी मर्जी बात करें, ओपनली करें, जोर जोर से करें, किसी को समझ नहीं आएगी। इस तरह दो लोग जो है उनको अरबी आती है, वो अरबिक में बात करें तो किसी और, तो और दो लोग को चाइनीज आती है, तो इस तरीके से एक ही कमरे के अंदर मौजूद लोग पेयर वाइज
बात कर सकते हैं एक दूसरे से इफ दे नो अ लैंग्वेज विच इज अननोन टू अदर, ये इसमें शर्त है। ठीक है जी बात। तो इसका मतलब एक ही कमरे में बैठ के साइमल्टेनियसली टॉक की जा सकती है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो हमने बात की थी कि एक जो यूजर है वो कंप्लीट बैंडविड्थ यूज करेगा, वो पॉसिबल है प्रोवाइडेड कि वो बैंडविड्थ इस तरीके से यूज करे वो बैंडविड्थ। हाँ जी, बैंडविड्थ वो इस तरीके से यूज करे कि उसको बेसिकली जो है वो जो दूसरे जो है उसको समझ सके, जिससे उसने बात करनी है वो समझ सके और बाकी समझ ना सके, इसके ऊपर ये है। अच्छा, ये तो हमने एक बात की। यहाँ पे चूंकि अब कंप्यूटर की बात हो रही है और नेटवर्क्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे लैंग्वेज नहीं होगी, यहाँ पे बल्कि कोड्स होंगे। यानी कि जो है नेटवर्क्स, दो में मौजूद दो नोड्स हैं, वो ऐसे कोड्स को यूज करके बात करेंगे जो कोड दूसरों के लिए अननोन होगा, वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी बात। अच्छा, एक तो ये बात होगी। इसमें एक और चीज है, लेट्स से हम कहते हैं ये डायग्राम यहाँ पे आपको नजर आ रही है, इस डायग्राम की तरफ चलते हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि हमारे पास 4 नोड्स हैं एक नेटवर्क में, और उसमें जो डाटा सेंड करना है हर नोड ने, उस डाटा को हम कहते हैं D1, D2, D3, D4। तो D1 वो डाटा है जो सेशन 1 ने सेंड करना है, D2 जो है वो सेशन 2 का डाटा है, D3 सेशन 3 का डाटा है, D4 जो है वो सेशन 4 का डाटा है। तो ये तो वो डाटा हो गया। इसके बाद C1, C2, C3 जो है वो कोड्स हैं इनके, जो हर सेशन का अपना अपना एक कोड है जो उन्होंने चूज किया हुआ है, और ये वेल चोजन खास कोड होते हैं, सिलेक्टेड कोड होते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम देखेंगे। अच्छा, तो ये जो कोड्स हैं आपके पास जी, तो ये जो कोड्स हैं वो आप यूज करते हैं, और हर एक का कोड आप C1 को C2 C3 बता दिया। अब जब किसी स्टेशन ने डाटा सेंड करना होता है तो वो क्या करता है, वो अपने डाटा को उस कोड से मल्टीप्लाई करता है। यानी अगर आप देखें नोड स्टेशन 1 को देखें, तो स्टेशन 1 ने अपना जो डाटा है वो D1, उसको मल्टीप्लाई किया अपने कोड C1 से, और जो इसका जो प्रोडक्ट आया वो D1.C1 है। अच्छा, यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट की कोई आम प्रोडक्ट नहीं है जिसे हम कहते हैं मल्टीप्लाई करना। ये बेसिकली डॉट प्रोडक्ट है। अगर आपको याद हो, वेक्टर्स में हमने पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कि आप वो एलिमेंट बाय एलिमेंट उनको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ऐड कर देते हैं, ये वो चीज़ है बेसिकली। ठीक है ये बात। तो ये वो डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसको इनर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो बेसिकली इट इज अ इनर प्रोडक्ट ऑफ द टू वैल्यूज। ठीक है, उनको ये इनर प्रोडक्ट किया जाता है। अच्छा, जब ये सब स्टेशन जो है अपने अपने डाटा को अपने अपने कोड के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि D1 C1 बन गया, D2 C2, D3 C3 और D4 C4 बन गया। अच्छा, तो उसमें अगर आप देखें ये, उसके बाद जब डाटा सेंड करने की बारी आती है कॉमन चैनल पे, तो वो हम क्या करते हैं, इन सब के डाटा को सम कर देते हैं, और इनका सम जो है वो नेटवर्क पे ट्रेवल करता है। यानी कि D1 C1 प्लस D2 C2 प्लस D3 C3 प्लस D4 C। अब ये डाटा ट्रेवल करेगा साइमल्टेनियसली। अच्छा, ये जो कोड है, कोड को हम जो है, कोड के अंदर मौजूद जो बिट्स होते हैं उनको हम चिप्स कहते हैं। मतलब ये कोड जिस तरह है, फॉर एग्जांपल ये 4 बिट का कोड होगा, जितने नंबर ऑफ स्टेशन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ बिट्स होती है इन द कोड। ठीक है जी बात। तो अब यहाँ जो 4 स्टेशन है, तो इसमें 4 बिट्स होंगी हर कोड के अंदर, और उन बिट्स को हम बेसिकली बिट्स नहीं कहते, चिप्स कहा जाता है। तो ये जो है बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन कोडिंग थ्योरी से मैं पहले भी जिक्र करता रहता हूँ, ये वो सब्जेक्ट है जो इन चीज़ों को डील करता है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बेसिकली। हम क्या करते हैं, वो चिप्स जो है वो होते हैं, जो सीक्वेंस के अंदर जो बिट्स हमको चिप्स कहा जाता है, चिप्स। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास जो स्टेशन जो 2 है, अगर उसने स्टेशन 1 का डाटा हासिल करना है तो वो कैसे हासिल करेगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब असल बात आ रही है, 1 और 2 आपस में बात कर रहे हैं। अच्छा, अब वो बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये, अच्छा हाँ, इन कोड्स की कुछ खूबियां हैं वो पहले हम समझ लें। ये जो कोड्स हैं C1 C2, इनकी कुछ खूबियां हैं। तो इनकी जो खूबी नंबर 1 ये है कि अगर आप किसी कोड को किसी दूसरे कोड से मल्टीप्लाई करें, C1 को C2 से मल्टीप्लाई करें, या C1 को C3 से मल्टीप्लाई करें, या C1 को C4 से मल्टीप्लाई करें, तो जवाब आएगा 0। जवाब क्या आएगा जी? जवाब आएगा 0। अच्छा, और अगर किसी कोड को उसी से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब C1 मल्टीप्लाई बाय C1, C2 मल्टीप्लाई बाय C2, तो जवाब आएगा 4। 4 क्यों आया? क्योंकि 4 नंबर ऑफ स्टेशन है, और हमने बात की थी कि जितने नंबर ऑफ स्टेशन होते हैं हर कोड के अंदर, उतने ही चिप्स होती हैं, उतने ही बेसिकली उसके अंदर बिट्स होती हैं। और अगर आप देखें, जब आप इसका
सेल्फ प्रोडक्ट करेंगे, सेल्फ प्रोडक्ट जिसे कहते हैं C1.C1 या C2.C2 या C3.C3, तो बेसिकली वो जवाब में क्या आएगा, वो नंबर आएगा जितने नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है। तो इस वक्त 4 है तो 4 जवाब आएगा, यानी हम कह सकते हैं कि C1.C1 इज इक्वल टू 4 और C1.C2 और C1.C3 और C1.C4 इज इक्वल टू 0 है। अब हमने क्या करना है, जो नोड जो स्टेशन 2 है उसने स्टेशन 1 का डाटा हासिल करना है, तो वो क्या करे, वो इस सारे डाटा को C1 से मल्टीप्लाई कर देती है। तो देखिए जरा आप क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा C1.C1, ठीक है ये बात, और ये बन जाएगा C2.C1 क्योंकि सब C1 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, C3.C1 और C4.C1। अच्छा, तो हमें पता है कि C1.C2 क्या होगा, ये तो 0 होगा, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। सिमिलरली ये भी 0 होगा, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और ये भी 0 हो जाएगी। हाँ, अब C1.C1 किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है, इसका जवाब आएगा 4। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा 4 टाइम्स D1। तो हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास जवाब आया है इसका, इस काम का जो हमने क्या, जो सीजन 2 है उसने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, इस सारे डाटा को C1 के कोड से मल्टीप्लाई किया टू गेट 4 टाइम्स D1 और उसके बाद डिवाइड कर दिया विद 4 से, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टेशन 4 है और जवाब में से क्या मिल गया, D1 मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसको बेसिकली हर स्टेशन को टू गेट द डाटा 2 काम करने, एक मल्टीप्लीकेशन और एक डिवीजन। तो ये चीज़ है, इस तरीके से वो डाटा हासिल कर सकता है। ये चीज़ें पहले पॉसिबल नहीं थी क्योंकि पहले आपके जो आपकी नेटवर्क डिवाइसेस थी वो इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी, इतनी फास्ट नहीं थी, और अगर उसमें इस तरह की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी करवाएं तो बड़ा मसला था और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता था। अब चूंकि ये सब कुछ प्रैक्टिकली पॉसिबल है और आपकी डिवाइसेस फास्ट हैं, अच्छे प्रोसेसर हैं, बहुत सारी चीज़ें अब आपको वैसे अवेलेबल है, फ्रीली मतलब ईजीली अवेलेबल है, और आपका माइक्रो प्रोसेसर बहुत जो है वो एडवांसमेंट हो चुकी है, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर, जिसकी वजह से ये पॉसिबल है कि आप ऐसा कर सकते हैं, इसलिए वो इसको कहते हैं अब इम्प्लीमेंटेबल है बेसिकली। अच्छा, तो इस तरीके से वो डाटा गेट कर लेते हैं D1, तो हमने बात। अच्छा, ये जो कोड्स हैं स्पेशली, ये हम एक तो हमने ये बात की कि ये हमारे बेसिकली किस तरीके से डाटा गेट किया जाता है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में क्या है जी। जी, ये जो चिप सीक्वेंस की मैं बात करता था, ये वो चिप सीक्वेंस है C1 C2 C3। इसमें अगर आप C2 का देखें वो क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और इसमें सारे प्लस हैं, इसमें माइनस माइनस प्लस प्लस, और इसमें क्या है प्लस माइनस माइनस प्लस। ये इस तरीके से आपके पास यहाँ पर आ रही है। अच्छा, ये सीक्वेंस आ रही है। ये वो कोड है वो C1 C2 C3 C4 जो कि मैंने आपको बताया था कि हर एक स्टेशन को एक कोड असाइन हो जाता है। ये कोड कैसे जनरेट होते हैं हम देखेंगे, इसके लिए हम टेक्निक पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये कोड जनरेट किए जा सकते हैं। डाटा की इसके अंदर किस तरह होती है रिप्रेजेंटेशन, वो ये होती है कि अगर आपने बिट 0 भेजनी है तो वो इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल -1, और अगर वो आपने 1 भेजना है तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल +1, और अगर आपने कुछ नहीं भेजना तो आप कहेंगे कि 0 यानी कि साइलेंस। तो अगर आप देखें सूरत हाल अब ये बनी हुई है। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक है, अगर आप देखें C2 का जो कोड है वो ये नहीं है, ये प्लस 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 माइनस नहीं है, क्योंकि ये है C2 कोड है प्लस माइनस प्लस माइनस। इसके थोड़ी सी लास्ट टाइम भी मिस्टेक हुई थी, कोई मसला नहीं, मैं बताता हूँ। तो पहले जरा हम इसे करेक्ट कर लेते हैं, पहले तो बात यह है कि हम इसे करेक्ट कर लेते हैं कि दिस इज नॉट प्लस, दिस इज माइनस, तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पे आपके पास जो कोड है बेसिकली, अब वो क्या होगा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अब स्टेशन 1 जो है उसने बिट 0 भेजनी है, तो बेसिकली 0 का मतलब क्या है कि वो -1, और इसने भी 0 भेजना है तो इसने -1, इसने 1 भेजना है तो ये +1, इसने कुछ नहीं भेजना तो खामोशी है, और खामोशी का मतलब है 0। ठीक है जी बात। अच्छा, अब स्टेशन 1 क्या करता है कि अपने बिट को जो उसने सेंड करनी है मल्टीप्लाई करता है अपने सीक्वेंस के साथ। अब इसका सीक्वेंस है प्लस 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 प्लस, लेकिन वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 के साथ, तो सारे क्या हो जाएंगे माइनस माइनस माइनस। ठीक है, सिमिलरली इसका सीक्वेंस है प्लस माइनस प्लस माइनस, जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो उल्ट हो जाएगा, माइनस प्लस, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्चुअली ऐसे हो जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है जी बात। मैं जब आपको स्लाइड सेंड करूंगा तो आई विल करेक्ट इट, ठीक है, बिफोर सेंडिंग। माइनस प्लस ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये जो कि 0 है तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ऑल 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, जो कि +1 है इट विल कॉज नो इफेक्ट, वही प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस रहेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब ये वो सब की टर्म्स आ गई, D1 C1 D2 C2, इन सबको जमा करते हैं। अब अगर आप देखें -1 +1, तो ये तो आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए।
पीछे क्या बचा, -1। इसका तो हमें देखने की जरूरत नहीं, यहाँ तो 0 है तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो इसलिए ये हो गया, ये -1 आ गया। ठीक है जी बात, ये -1। अच्छा, तो ये इसलिए ये वाला -1 इसलिए आया कि वो -1 ही बचा। नेक्स्ट, ये है -1, ये है +1, अगेन ये फिर कट गए, पीछे क्या बचा, -1, ये वाला -1। उसके बाद क्या है, -1 -1 -1, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स जो है ये हो गया, तो ये बन जाएगा -3। ठीक हो गई बात है। नेक्स्ट क्या है, वो है +1 ये क्या हो गया, +2, और फिर उसके बाद यहाँ क्या है, -1, तो ये -1 की वजह से क्या हो गया, एक एक और कम हो जाएगा, तो जवाब क्या बचेगा, +1, तो इसका जवाब आ गया। तो हमारा जो सीक्वेंस बना वो बना -1 -1 -3 +1। ठीक हो गई बात, ओके। अब ये वो सिग्नल है जो कि आपका मीडियम पे ट्रेवल करेगा और वहां पहुंच जाएगा, जहां पे उसको डेस्टिनेशन की तरफ भेजा जाएगा, वहां पे वो पहुंच जाएगा। अच्छा, अब इस वाले जो है, जो ये आपके पास सीक्वेंस आया है, इससे क्या बनाया जाएगा वो हम देखते हैं। ठीक है जी बात, इससे ये चीज बिल्ड की जाएगी, ये देखिएगा आप। तो बेसिकली बिट 0 का मतलब ये था कि स्टेशन 1 का डाटा क्या था, ये था। बिट 0 स्टेशन 2 का डाटा क्या था, ये था। और साइलेंस ये थी, और बिट 1 ये। अगर आप देखें स्टेशन 1 के लिए जो है बिट 0 जो है उसका सीक्वेंस ये बन रहा है, और स्टेशन 2 के लिए बिट 0 का मतलब सीक्वेंस ये बन रहा है। तो आप देखें 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए हर स्टेशन का अपना ही कोड है। 0 का स्टेशन 1 का कोड कुछ और है, स्टेशन 2 का कोड कुछ और है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे के जीरोस और वन को इस तरह आप सिग्नल को देख के नहीं पहचान सकते कि किसका कौन सा 0 है, किसका कौन सा 1 है, क्योंकि ये सब मुख्तलिफ है दूसरे। ठीक है जी बात। अच्छा, जब आपने किया तो एंड पे सिग्नल क्या बन गया था आपका, वो -1 -1 -3 और 1। तो उसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे सिग्नल में तो ये बन जाएगा बेसिकली। तो दिस इज -1 -1 -3 एंड 1। ठीक है जी बात। तो दिस इज -1 जो हमने देखा था, ये भी -1 है, और ये -3 है, और ये -1। तो ये बेसिकली हमने उस कोड को कन्वर्ट कर लिया इस कोड में जो कि यहाँ पर था। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब जब ये जो है सिग्नल जब वहां पहुंचेगा तो ये इस फॉर्म में पहुंचेगा। ठीक है जी बात। और हम क्या करेंगे इसको, अब चूंकि स्टेशन 2 फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, एग्जाम्पल ये है कि लेट से जो आपके पास स्टेशन 2 है, उसने स्टेशन 1 है उसका डाटा हासिल कर लिया। अच्छा हाँ, सॉरी, स्टेशन 1 ने स्टेशन 2 का डाटा हासिल करना है। अच्छा, तो वो क्या करेगा जी, वो ये करेगा बेसिकली, अगर आप देखें यहाँ पर कि स्टेशन 2 का जो कोड है वो ये है +- इससे उसने मल्टीप्लाई कर दिया। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो जवाब जो है वो ये आएगा, ये बनेगा जी जवाब। तो आपका जो सिग्नल है वो इनर प्रोडक्ट के बाद वो ये बन गया। अच्छा, इसमें से अगर आप देखें, ये इसको अगर आप सारी बिट्स को जमा करें तो क्या बनेगा, अगर आप देखें ये -1 +1 ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ये -3 और ये -1 है, तो -3 -1 क्या बन गए, 4। यहाँ तो इस तरह मैंने आपको दिखाया है, लेकिन आपको पता है ना, हमने यहाँ पे वो बाकायदा उसके तौर पे करके देखा था, यहाँ पे जो नहीं किया था उसको यहाँ पे हमने करके देखा था कि वो क्या जवाब आएगा, वो D1 आएगा। तो यहाँ पे इस तरह बेसिकली वो नंबर आया था। ठीक है जी बात। अच्छा, ये नंबर्स आया करेंगे, तो ये सिग्नल से ना भी करें तो नंबर्स से आपको पता होना चाहिए कि नंबर्स के साथ कैसे करें। अच्छा, अब हमने क्या किया नेक्स्ट में कि ये जो अब जवाब क्या आया, 4, उसको -4 आया जवाब। -4 को हमें 4 से डिवाइड करने टू गेट द रियल डाटा, वो -1 आ गया। और -1 का मतलब क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब है कि स्टेशन 2 का ये जो डाटा है जो बेसिकली है वो क्या है, वो क्या है जी, वो 0 है। स्टेशन 2 ने आपको 0 सेंड किया, इसका मतलब ये है, तो हमने आसानी से डाटा रिट्रीव कर लिया इसमें। तो ये है। अच्छा जी, तो अब नेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि हमने ये देखना है कि ये कोड्स किस तरह बनते हैं। तो पहले हमने ये तो देख लिया कि इस टेक्निक के जरिए डाटा सेंड रिसीव कैसे हो सकता है, और वो सिग्नल कैसे बनेगा, उसकी वेव फॉर्म कैसे होगी, फोर्स और डिवाइड क्यों करना है, और मल्टीप्लाई क्यों करना है। अब हम जरा नेक्स्ट बात करते हैं अपनी यहाँ पर कि ये W1 इज इक्वल टू जो है ना बेसिकली ये कैसे कोड्स किस तरह जनरेट होंगे। दिस इज इम्पोर्टेंट।
कोड्स जनरेट होना जो है ये इम्पोर्टेंट बात है। एक कोड्स जनरेट कैसे होंगे, ये बात जो है हम अभी यहाँ पे जाके कैमरे में देखते हैं कि किस तरीके से इसको कहते हैं वॉश टेबल। ये वॉश टेबल है, ठीक है जी बात। और वॉश टेबल जो है आपके पास मैं जी जरा इसका पहले कैमरा ऑन कर लूँ, ठीक है जी। लेट मी जस्ट गिव मी जस्ट ओके। तो लेट्स गो बैक टू द कैमरा की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हम यहाँ पर हमें क्या डिस्कस करना है। तो ये वॉश टेबल के बारे में मैं बता रहा था आपको कि वॉश टेबल जो है उससे हम ये सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं। और वॉश टेबल क्या कहता है उसको जरा हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो बात ये है कि जो आपके पास वॉश टेबल जो बेसिक कोड ये वॉश, ठीक है जी बात, जो आपके पास टेबल है उससे आप सीक्वेंस कैसे जनरेट करते हैं वो देखते हैं। वॉश टेबल सबसे बेसिक जो है वो है W, बेसिकली जो है 1, वो बेसिक कोड होता है। इज इक्वल्स टू, ये एक मैट्रिक्स होता है बेसिकली। और W1 का मतलब है कि इसमें इसका ऑर्डर होगा 1 by 1, मतलब इसमें एक ही एलिमेंट होगा। अब वो एलिमेंट इट कैन बी +1 और -1, यू कैन चूज आइदर। तो यहाँ पे जो है बेसिकली जो वैल्यू आएगी इट कैन बी आइदर +1 और -1, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी बात। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये दोनों में से यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो जी आई होप कि अब ये क्लियर होगा। ये +1 -1 दोनों में से कुछ होगा। तो मैं कहता हूँ लेट्स से हम इसको जो बुक में भी है वो हम इसको +1 ले लेते हैं, ये +1 ले लेते हैं, बेसिक +1। अच्छा, वॉश कहता है कि मेरे जो टेबल्स हैं उसकी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास कोई एक टेबल हो n, WN कोई हो आपके पास, ठीक है जी बात, WN कोई हो आपके पास कोई भी, तो आप W2N बना सकते हैं, यानी कि उसका डबल, उससे और मजीद कोड जनरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मैट्रिक्स WN 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 और WN का कॉम्प्लीमेंट यहाँ आएगा, ये यहाँ बस। तो नेक्स्ट टेबल आप जो जनरेट करते हैं वो किसका करते हैं, इस WN अगर आपके पास कोई है तो आप W2N जनरेट कर सकते हैं। किस तरीके से भी WN 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 और WN का कॉम्प्लीमेंट ऐसे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने एग्जांपल के मुताबिक। तो अब हमने 1 के बाद क्या जनरेट करना है, अगर हम देखें हमारे पास बेसिकली 1 है तो n = 1 है, तो हमारा नेक्स्ट टेबल क्या होगा, W2N होगा। और 2n यानी कि n 1 है तो ये बन जाएगा 2, तो क्योंकि 2 × 1 बेसिकली क्या होगा, ये बन जाएगा 2। तो नेक्स्ट टेबल जो है वो हमारा है W2। W2 किसके बराबर होगा, अगर आप देखें कि हमें WN लिखना है और WN हमारे पास अंदर वैल्यू क्या है, ये पूरा मैट्रिक्स लिखना होता है आपको, पूरा मैट्रिक्स। तो ये क्या है +1। अच्छा, और इधर भी क्या आएगा +1, इधर भी क्या आएगा +1, और यहाँ पे क्या आएगा -1। अब आपके पास पहले आपके पास एक कोड था, वो एक ही डिवाइस के लिए काफी था। अब आपके पास दो कोड्स हैं, बेसिकली दो कोड्स हैं। इस टेबल के अंदर कितने कोड हैं जी, अब नाउ दिस टेबल हैज 2 कोड्स, ठीक है जी बात। तो इसमें 2 की वजह से 2 कोड्स हैं, एक ये वाला कोड हो जाएगा और एक ये, इसको आप C1 कह सकते हैं और इसको आप C2 कह सकते हैं। ये तो +1 +1 +1 -1, ये आपके पास दो कोड्स बन गए, रो वाइज आपके दो कोड बन गए। इस तरीके से आप कोड जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट बात ये है कि अब W2 आपके पास है, वो किस तरह निकालेंगे नेक्स्ट। तो अब आप देखें W यहाँ पे जब आप लिखेंगे 2 × 2 क्या बन जाएगा, ये 4। अब आपको W4 है, इट मीन इसमें W3 नहीं है। तो ये जो जितने भी आपके कोड जनरेट होंगे तो ये पावर ऑफ किसमें होंगे, 2 में होंगे। अच्छा, अब की बार थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, ये उस तरह नहीं है जिससे आपको नजर आ रहा था, ये वैसे नहीं है, ये ऐसे होगा, जरा देखिए इसको गौर से। ये सारा जो है अब आपका बेसिकली WN है, ये सारे का सारा आपने उठा के एज इट इज यहाँ लिखना है। तो आप कहेंगे +1 +1 +1 -1। तो अगर आप देखें, मैं इसको जरा ये डैश करके थोड़ा सा बताता हूँ आपको, ये सारा जो है
ये हमारा एक WN है, ऐसे है ना। एक WN हमारा कहाँ आएगा, वो यहाँ आएगा, बिल्कुल ऐसे जिस तरह वो देखें, ये WN है, तो एक यहाँ आएगा, एक WN यहाँ आएगा, कंप्लीट, यानी कि वही वाला रिपीट करना है यहाँ पे, और एक WN का कॉम्प्लीमेंट जो है वो यहाँ आएगा ऐसे। ठीक है जी बात। तो ये अब आपके नए कोड बन जाएंगे, तो बना के देखते हैं कैसे बनेंगे। यही आएगा तो यहाँ आएगा +1 +1 +1, तो समझना बहुत आसान है इसको, अगर आप देख लें, और कोड बड़े आसानी से आपके जनरेट हो सकते हैं। फिर अगेन +1 +1 +1 -1, यहाँ पे कंप्लीमेंट करना उल्टाना है, यानी जो प्लस है वो माइनस है, वो माइनस है वो प्लस, तो ये बन जाएगा -1 -1 -1 +1, ये बन जाएगा। अब आपके पास कितने कोड हैं, 4 कोड हैं, तो अब आप किसी भी 4 डिवाइसेस वाला नेटवर्क बनाएं और उसमें हर डिवाइस को एक कोड दे दें, तो ये दिस कैन बी C1, दिस कैन बी C2, समझ आ रही है बात, दिस कैन बी C3, और ये हो सकता है C4। अब जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, 4 × 2 8 होगा, तो इसके बाद W8 बनेगा, और W8 में यही आपको बेसिकली उठा के WN WN WN, ठीक है जी बात, वो आपको बेसिकली 4 दफा एक WN WN WN, और फिर वहां पे क्या आएगा, WN का कॉम्प्लीमेंट, जिस तरह ये, बस ये चीज आपको बार बार करनी है, इससे आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये टेबल जनरेट आप कर सकते हैं इस तरीके से। तो आई होप कि आपको समझ आया कि टेबल जनरेट कैसे होता है। लेट्स गो बैक टू द स्लाइड्स जी। ओके, तो व्हाट वी हैव बीन डिस्कसिंग, यहाँ पर अगर आप देखें कि ये टेबल है किस तरीके से आप जनरेट कर सकते हैं, और उसमें ये बेसिक जो है उसने यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करने के लिए एग्जांपल दी थी कि ये इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है जी बात, ये कोड्स किस तरीके से वर्क करते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं उसकी तरफ कि ये आपके पास जो जी नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है, तो ये W2 और फिर W, देखें पहले W1 और फिर W1 से यही मेथड यूज करके W2 बनाया, ये W1 ये वो है WN WN WN, और फिर ये क्या हो गया WN कॉम्प्लीमेंट, और फिर ये WN WN WN, और फिर ये WN का कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से आपके पास अब ये W1 W2 W4 ये 3 तरह के कोड आ गए, और ये वो है C1 C2 C3 जो हमने बनाया था। ठीक है जी बाकी कोड। अब हमारी सिर्फ 2 एग्जांपल रह गए, उसके बाद हम तो कह रहा है फाइंड द चिप्स फॉर अ नेटवर्क विद 2 स्टेशन। अगर 2 स्टेशन हो तो फिर हमें बेसिकली W2 काफी नहीं है, तो हम ये W2 यूज कर लेंगे हमें नया बनाने के लिए। यहाँ पे आप कर लें ये C1 कर लें, इसको C2 कर लें, तो ये तो बना हुआ है, इसका मतलब है 4 स्टेशन के लिए आप ये वाला यूज कर लें। तो बेसिकली इस डायग्राम का जवाब यही स्लाइड है, इस सारे प्रॉब्लम का सवाल है। तो वो कहता है वी कैन यूज द रोड ऑफ W2 एंड W4 इन फिगर दिस। तो कह रहा है फॉर 2 स्टेशन वी हैव दिस एंड दिस, तो एक को आप ये C1 कह लें, एक को C2 कह लें, और फॉर 4 स्टेशन ये एक ये C1 C2 C3 एंड C4। अब नेक्स्ट हमारी एक और एग्जांपल रह गई, व्हाट इज द सीक्वेंस इफ वी हैव 90 स्टेशन इन आवर नेटवर्क्स। तो हमें बेसिकली वो कौन से साइज का टेबल चाहिए होगा, बेसिकली आपको बताना है कि अगर आपके पास क्या है वो 90 स्टेशन हो, तो आपको ये देखना है कि 90 तक पहुंचने में आपको 2 की कितनी पावर इस्तेमाल करनी है, बेसिकली वो आपको बताएगा। तो अगर आप यहाँ देखें 2 की पावर अगर मैं 6 करता हूँ तो जवाब क्या आता है, जवाब आता है आपके पास 64। तो 64 जो है इज लेस देन 90। तो ये तो इसका मतलब कोड आपके अगर आप जो है, और एक और बात भी है कि आप 6 तरह का जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे अगर आप n इज इक्वल टू 6 रखें, यानी कि n इज इक्वल टू 6, कहाँ पे वो जो है ना WN, वहां की बात हो रही है। तो अगर आप WN में n इज इक्वल टू 6 रखें, तो इसका मतलब ये है कि वो आप यहाँ पे 64 कोड जनरेट कर पाएंगे, और 90 से वो लेस है, तो हर एक स्टूडेंट को एक कोड नहीं मिल पाएगा। डेफिनेटली हमें फिर 2⁻7 को चेक करना चाहिए, और जब हमने उसको चेक किया तो हमारे पास पता लगा 128 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बेसिकली n को 7 रखें। ये तो हमें बेसिकली यहाँ पर वो कह रहा है कि वी चूज m इज इक्वल टू 7, और 2⁻, जब हम m निकालेंगे तो जवाब क्या आएगा, ये आएगा। तो वी कैन देन यूज 90। तो अब टोटल हमारे पास सीक्वेंस जो है वो 128 है, और उसमें से हम जो है बेसिकली कितने जनाब, उसमें से हम 128 में से 90 यूज कर लेंगे, बाकी अनयूज पड़ जाएंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, ये एक और एग्जांपल हो गई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल, ये तो उसके बाद फिर आगे आगे तो ये उसके बाद हमारी स्लाइड खत्म है आज। सर ये वो एग्जांपल्स हैं जो आप सुबह कह रहे थे कि करवानी है, जी बिल्कुल वही 12 बजे तक आ जाए। जी बिल्कुल वही एग्जांपल।
ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने समझाया कि टेबल कैसा है। तो आप जो लोग अभी आए हैं वो देख लीजिएगा कि थोड़ा सा बैकवर्ड जाके इस लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइंड कर ले। 5 मिनट की टॉक है, उसमें आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी कि टेबल किस तरह जनरेट हुआ है, ये वॉच टेबल है। अब हम बात कर रहे थे आगे कि ये हमने एग्जांपल एक की और फिर ये वाला एग्जांपल हम कर रहे थे 12.7। ठीक है जी बात। तो यहाँ पर बेसिकली वो जो एन है ये वाला, ये एन आपको फाइंड करना था। तो W2N जब आप फाइंड कर लेंगे तो आपके पास ये एन, तो एन इज इक्वल टू आपने क्या रखना है, 128 रखना है, क्योंकि हमने बात की थी कि एन जो है वो इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 2 होता है। तो आपको बेसिकली 90 स्टेशन अकोमोडेट करने के लिए क्या फाइंड करना होगा, आपको फाइंड करना होगा W128। अब आप देखें कि कितना बड़ा मैट्रिक्स होगा W128। और इसी वजह से क्या होता है कि ये बड़े सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर ये बड़े बड़े जो मैट्रिक्स होते हैं इनको डील करना पड़ता है। मैट्रिक्स मैनिपुलेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर। और वो मैट्रिक्स कहाँ से जनरेट होते हैं, वो इस तरह जनरेट होते हैं कि उनकी बेसिकली सीक्वेंस होते हैं। इतने बड़े मैट्रिक्स को डील करना पहले आसान नहीं था, अब आसान है, आप लोग कर सकते हैं। तो डीएसपी चिप्स होती हैं वो ये काम आसानी से कर सकती है। तो ये जो n इज इक्वल टू 128 आ गया है, ये बता रहा है बेसिकली कि आपने जो ये टेबल जनरेट करना है, जैसा ये W2 W4, तो क्या करना है बेसिकली, आपको बेसिकली टेबल जनरेट करना है W128 का। वो उसमें से 128 कोड होंगे और उसमें से 90 इस्तेमाल हो जाएंगे, बाकी अनयूज रह जाएंगे। हमने 128 कैसे निकाला, वो ऐसे निकाला कि हमने देखा क्योंकि 2 की पावर में होना चाहिए ना, बेसिकली 2 की पावर में होना चाहिए। तो 2 की पावर में क्लोजेस्ट जो है 90 के वो 128 है। अगर उससे कम करते हैं तो वो 64 पे चला जाएगा, तो 64 कम रह जाएंगे, इसलिए हमने इसको चूज किया। नेक्स्ट लास्ट हमारी एग्जांपल, तो कहता है प्रूफ दैट अ रिसीविंग स्टेशन कैन गेट द डाटा सेंट बाय अ स्पेसिफिक सेंडर इफ इट मल्टीप्लाइज द एंटायर डाटा ऑन द चैनल बाय द सेंडर चिप कोड एंड दैट डिवाइड इट बाय द नंबर ऑफ स्टेशन। यानी कि वो जो बात हमने की थी कि अगर किसी स्टेशन को जो पूरा सिग्नल मिल गया है डाटा का, उसमें से वो निकालना है पार्ट कि मैंने स्टेशन 2 का डाटा निकालना है, तो हमने क्या कहा था, वो पूरे डाटा को स्टेशन 2 के कोड से मल्टीप्लाई कर दे और फिर जो जवाब आएगा उसको वो 4 से डिवाइड कर दे। वो 4 क्या था, नंबर ऑफ स्टेशन थे। तो कह रहा है इस चीज को साबित करें। तो वो कहते हैं जी लेट अस अज्यूम कि हमारे पास जो है वो 4 स्टेशन हैं, वही सी 1 2 3 4, और उसमें से जो स्टेशन फर्स्ट है वो फॉर द फर्स्ट स्टेशन के लिए हम प्रूव कर रहे हैं, जो हमने फॉर एक एग्जांपल की, वी कैन से दैट द डाटा ऑन द चैनल जो है वो ये है। अगर आपको याद हो D1 C1 D2 C2 D3 C3 और D4 C4, ये वो डाटा जो हमने भेजा है। तो रिसीवर जो है वो इसको रिसीव करता है। ठीक है, अब रिसीवर जो है वो स्टेशन 1 का डाटा जो है वो गेट करना चाहता है। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वो इस डाटा को C1 से मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड बाई 4 करेगा। 4 क्यों किया, क्योंकि 4 जो है वो आपका नंबर ऑफ स्टेशन है। अच्छा, अब आप देखें D को जब C1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये सारा का सारा D है और ये C1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बन जाएगा D1.C1.C1 D2.C2.C1 D3.C, ये सारा। तो हमने ये बात की थी, ये ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं वहां भी, कि ये C1.C ये 0 जाएगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और C1.C1 इसका जवाब क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 टाइम्स D1, तो इसका जवाब आ गया 4 इंटू D1। जब डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 4 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा और आंसर क्या मिल जाएगा, D1। तो हमने मैथमेटिकली ये साबित कर दिया बेसिकली यहाँ पर कि अगर आप किसी भी डाटा को जो आपको रिसीव हुआ है उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दें एंटायर डाटा को ऑन द चैनल बाय सेंडर चिप कोड, सेंडर का चिप कोड था जिसका डाटा आपने रिसीव करना था, उसका जो चिप कोड है, जैसे यहाँ पे C1 है,